Hey dear student, welcome back to our YouTube चैनल लर्नर्स स्क्वायर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को थोड़ा सा फास्ट रिवीजन, एक तरीके से मैप माइंड में चलेंगे कि हम सारे पूरे टॉपिक को जो है एक मैप के तरीके से कर लेते हैं स्टडी, फटाफट रिवीजन जिसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो आ जाइए आप सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ अच्छे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिएगा वीडियो को शेयर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो सके मदद। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लगभग 20 क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट रिवीजन करवा देते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, फिर अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहेंगे डिस्कस। तो चलिए देखते हैं, करते हैं शुरुआत आज की हम और देखते हैं यहाँ पे क्या है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम आके देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हमने जो जब डिटेल में डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें हमने ये पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ वगैरह नए नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझें तो केमिकल रिएक्शन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले बात आ जाती है कि काय की बात आ जाती है कि भैया केमिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, और है ना फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या हो जाता है, और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो बात करते हैं अगर हम फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज एक तरीके से ऐसा चेंज होता है जिसमें जो सब्सटेंस हम लेके चल रहे हैं उसके शेप में, उसके साइज़ में, उसके कलर में और उसके डेंसिटी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उस चेंज को फिर से हम पुराना वाला सब्सटेंस को फिर से पा सकते हैं। तो उसी चेंज को क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है ना। इसमें नया कुछ सब्सटेंस नहीं बनता, बस उसी का रंग रूप ढंग सब कुछ हो जाता है चेंज और उसको फिर से पुराने फॉर्म में पाया जा सकता है। और इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल को करें डिस्कस, तो पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, भाप को ठंडा करते हैं तो फिर से पानी बन जाता है। अगर पानी को आप ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ को गर्म करोगे तो फिर से पानी और भाप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं फिजिकल चेंज जो है इसी तरीके का एक चेंज है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज जो होता है परमानेंटली होने वाला एक चेंज होता है। ठीक है, इससे पुराना वाला सब्सटेंस पाना मुश्किल होता है, या यूँ कहते हैं कि नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें जो है एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि हमने क्या करा, हमने भैया क्या कर लिया, एक नुक्ती यानी कि बूंदी ले लिया, बूंदी को चाशनी में डाल के गोल गोल कर दिया, लड्डू बन गया। लड्डू से फिर से आप बेसन तेल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया है, यानी कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन है, कर्डिंग ऑफ मिल्क है ना, दूध में थोड़ा सा दही मिला के रख दिया, वो भी दही बन गया, तो फिर से उससे दूध बनाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है केमिकल चेंज जो है क्या होता है, एक परमानेंट प्रोसेस होता है। और जब हम केमिकल चेंज को पढ़ लेते हैं तो यहीं से उत्पत्ति हो जाती किसकी, यहीं से उत्पत्ति हो जाती भैया केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, नए प्रॉपर्टीज वगैरह नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बन के सामने आ जाते हैं। और वो सारी चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं ना, जैसे मान लो एक हमने ए ले लिया, दूसरा ले लिया बी, इनको मिला दिया, तो इनसे बन गया A2B। ऐसा कुछ भी मान लो यहाँ से कुछ निकल भी गया, मान लो B2 निकल गया यहाँ से। तो इस तरीके से ये जो दो लोग हैं ना, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन को में, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। और ये जो बन के आता है ना, इसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को याद रखना। और ये जो एरो है ना, ये एरो जो है ये बताता है रिएक्शन इधर से जा करके इधर है ना, इसको लेकर चल रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें नई प्रॉपर्टीज़ वगैरह नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो आइए कर लेते हैं डिस्कस इसके आगे कुछ चीज़ों की। केमिकल रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, जितनी भी सारी चीज़ें, जितने भी सारे रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सबको में सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखना रहता है। और कितने एटम किसके यूज़ किए जा रहे हैं वो एटम को में करना रहता है मेंशन।
सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखो और उनको कर दो जितने एटम हैं उनको मेंशन, और उसके बाद लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगा दो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वही केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अब जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको अगर सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिख दिया हमने तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कह दिया जाता है भैया। केमिकल इक्वेशन भैया मेनली दो तरीके के हो गए, एक स्केलेटल हो गया है ना, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है ना। एक स्केलेटल इक्वेशन हो गया और एक हो गया क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अगर स्केलेटल दिया है तो ज़रूरी नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसके एटम दोनों तरफ हो सेम है ना। जैसे मैंने लिख दिया भैया H2 ले लिया और वाटर को ले लिया और इससे बना लिया क्या, पानी, ठीक है। और पानी बना लिया तो भैया ये देखो इधर ऑक्सीजन 1 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसे कहा जाएगा स्केलेटल है। और इसी के तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो इसे कहा जाएगा ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सॉरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस बात का रखेंगे ध्यान। तो ये सारी चीज़ें हो गई, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आ जाइए करते हैं इसके आगे जो है अपनी जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं ना, इसके टाइप्स जो भी कुछ हैं उन्हें कर लेते हैं डिस्कस। तो भैया वीडियो अगर आपको लग रहा हो कि है काम का तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर तक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम के रहेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं ये जो बना रहा हूँ, ये वीडियो तो बस इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर्स को पहले एक बार पढ़ लिया है और ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपके रिवीजन मात्र के लिए चैप्टर आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ें इस चैप्टर के तो आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो इस कारण से ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो को समझा नहीं रहा हूँ, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस आपको आपने जो भी चैप्टर में पढ़ा उसकी एक तरीके से ये समझ लीजिए कि समरी है। तो आ जाइए पढ़ लेते हैं अपन कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो हमने पढ़ा है वो कितने कितने टाइप क्या क्या आपके सिलेबस में 10th क्लास में दिया हुआ है, उनको कर लेते हैं यहाँ पे डिस्कस। तो जो वेरी फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है भैया, इसको हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में से कहा जाता है संयोजन। क्या कहा जाता है भैया, संयोजन, जुड़ जाना, है ना, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए और बना ले कोई एक सिंगल सा प्रोडक्ट। जैसे कि आप कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, जो चाय के रबर हैं, है ना, चाय रबर, वो चाय, चीनी, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी और अदरक और उसमें और भी कुछ जो भी इंटीग्रेंट मिलाना है मिला लो, उसको जब बना लेते हो सबको मिलता आपको एकदम प्रोडक्ट के फॉर्म में है चाय, यानी कि इतनी सारी चीज़ें मिलाई मेरा प्रोडक्ट एक, है ना। तो उसे ही क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपको बनाना है खिचड़ी, तो सारी चीज़ें आपने मिली क्या आपको सिंगल प्रोडक्ट यानी कि खिचड़ी, तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हों लेकिन प्रोडक्ट के रूप में आपको मात्र एक ही सब्सटेंस दिखाई दे, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके पार्ट में आके अगर हम देख लें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया एक्सो मतलब होता है, एक्सो यानी कि हिंदी में अगर बात करें इसको बोला जाता है ऊष्मा। क्या कहा जाता है, ऊष्मा। और इसके आगे लिख लो छेपी, यानी कि इस रिएक्शन का नाम है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा यानी जो है थर्म यानी कि थर्मिक यानी कि एनर्जी, और छेपी यानी कि निकलना। तो एक्सो मतलब निकलना, थर्म मतलब हीट, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट निकले। जैसे मम्मी ने गाल पे खींच के चाटा मारा तो एकदम लाल हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तरीके से ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होती है, हीट निकलती है, ठीक है। अब हीट कहाँ निकलती है याद करो तो आपको याद आएगा कि जब आप खाना बनाने जाते हो तो खाना बनाते हो तो जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में भरा हुआ एलपीजी, क्या भरा हुआ है, एलपीजी। और इसमें मेनली क्या होता है, उसमें मेनली होता है आपका क्या, मेथेन CH4। आई बात समझ में।
जब आप खाना बनाने जाते हो, भाई जो नहीं बनाता उसकी बात अलग है, जो बना बनाया खाता मम्मी के हाथों का, तो ठीक है, वो ऐसे ही समझ गए भैया ये मेथेन एलपीजी यानी कि जो सिलेंडर उसमें होता है CH4 यानी कि मेथेन, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है वाटर। लेकिन वाटर आप कहोगे दिखता ही नहीं, तो भाप बन के वो उड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में निकलती है हीट, जिसके कारण से खाना बन पाता है। ठीक है, कभी हाथ रख के देखना, उसके ऊपर जल जाओगे। ठीक है, करना मत ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप को डिस्कस। नेक्स्ट जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन भैया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब क्या हो जाता है? टूट जाना, है ना, टूट जाना। अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी और हो गया ब्रेकअप। अरे यार, ब्रेकअप नहीं, टूट गई दोस्ती, है ना, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में जिसमें सब कुछ सही सही चल रहा हो, लेकिन अचानक से हो जाए टूट, तो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वियोजित हो जाएगा। तो ऐसा कहें, ये डेफिनेशन पे मत जाना, बस मैं जो बक कर रहा हूँ ये आप ध्यान रखना, है ना, थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जिसमें कोई एक ही रिएक्टेंट हो और उसको तोड़ के ऐसा कुछ करे कि वो टूट के कई सारे पार्ट में हो जाए डिवाइड। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है FeSO4 और इस पर हीट दे दिया गया, तो इसमें Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 ऐसा कुछ बन गया। तो ये क्या है? एक तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप यूँ अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं? कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। कोई एक चीज़ ले लो, एक चीज़ को जब तोड़ दो उसके अलग अलग पार्ट बन जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लेकिन जब आप डीकम्पोजिशन कराओगे तो आपके पास होना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी कि किसी को तोड़ना है तो आपके पास हथौड़ी तो होना ही चाहिए भैया। तोड़ोगे कैसे, है ना, गट्ठ मार के तोड़ोगे तब भी गट्ठ की ज़रूरत तो पड़ेगी, सही है ना। किसी चीज़ को ब्रेक करना है तो आपके पास कुछ चीज़ तो होना चाहिए, कुछ हथियार तो होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे इस जगह पे पर्टिकुलरली 3 हथियार दिए जाते हैं। डायरेक्ट आप उसको गर्म कर दो, दूसरा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दो, तीसरा उसको सनलाइट में सूर्य के प्रकाश में रख दो। तो यानी कि इस तरीके से अगर आप हीट दे सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन को 3 तरीके से, तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी कितने टाइप का हो जाएगा आपका 3 तरीके से। अभी जब आप हीट दे ही रहे हो, एनर्जी दे ही रहे हो, है ना, जैसे आप खाना बनाने जा रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। अगर हीट दे रहे हो तो यहाँ पे एक और रिएक्शन निकल के आ जाती सामने, जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब अवशोषित होना, थर्म मतलब हीट, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाएगा भैया ऊष्मा शोषी, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो जाए? शोषण हो जाए। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप चूना लेके आ गए और चूने को कर दिया गरम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लेके आ गए, इसको कर दिया आपने गरम, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से उड़ गया। इसमें हीट जो है आपने दी सॉरी तो इसमें आपने हीट दी, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपने अलग से हीट या एनर्जी दी तो उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देख लो भैया, जो अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीनों में आप हीट दे रहे हो। डायरेक्ट हीट दोगे थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हीट दोगे तो ये क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युत वियोजन कहा जाएगा। और इसी तरीके से आप सनलाइट में उसे धूप में सुखा दोगे तो वो क्या कहा जाएगा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि प्रकाशीय वियोजन इसको कहा जाता है। अब आप यहाँ पे AgCl ले लो, AgBr ले लो, कोई सा भी ले लो, दोनों एग्जाम्पल जो है सही है। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो भी आप डेफिनेशन जिस भी केमिकल रिएक्शन का पढ़ रहे हो उसका एग्जाम्पल जरूर से जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन आपको अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या होता है।
तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो एक तरीके से वही वाली बात हो जाती है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को कर देता है नेस्तानाबूत, यानी कि उसको अपनी जगह से हटना पड़ जाता है। तो जो ताकतवर होगा ज़्यादा वो कम ताकतवर को भगा देगा, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ज़्यादा ताकतवर अवयव, ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट, ज़्यादा ताकतवर कंपाउंड कम ताकतवर को क्या कर दें, विस्थापित कर दें, उसकी जगह पे से हटा दें। तो है ना, आपके क्लास में कोई मोटा तगड़ा बच्चा होगा, उसको जहाँ बैठने का मन करेगा वहीं बैठेगा, वहाँ पे जो बैठा होगा उसको भगा ही देगा वो, है ना। तो इसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस कम रिएक्टिव को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। और इसके लिए आपको रटना पड़ेगा एक रिएक्टिविटी सीरीज जो कि 3rd चैप्टर में आपके दिया हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। जिसको याद कर लेना आप, ऐसा कुछ दिया है ना, KNA, है ना, इस तरीके से। तो कैटरीना नाचे कार में एल्यूमिनियम जिंक फेंके पैसे, हमारी कार हमारी आदत और पतली, ऐसा कुछ है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और फिर अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहता है अगर आप मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, है ना, ऐसा बोला था अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऐसा ये कहता है अगर आप मुझे एक आयन दोगे तो हम आपको दूसरा आयन ज़रूर से ज़रूर दे देंगे। तो यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें क्या हो जाए, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए आयन्स का नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाएगा द्विविस्थापन। क्या कहा जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। जिसमें कैसा हो, अगर आप मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, है ना, जिसमें आयन का क्या हो, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे भैया ये जो सब्सटेंस आपके सामने है, इसके पास प्लस आयन, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। तो इन भाई साहब ने कहा तुम मुझे माइनस आयन दो, मैं तुम्हें माइनस आयन दे दूंगा। तो उन्होंने अपने आयन्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, और एक्सचेंज कर लिया तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। तो इसी में से एक नई चीज़ निकल के सामने आ जाती भैया, वो शायद यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं कभी कभी इसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता। क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है। अब इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो सब है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ऐसा कुछ बन गया अचानक से चमकने लग गया। जैसे कि यहाँ पे ये चमक रहा है भैया, वाइट येलो कलर का, तो ये चमक रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा कुछ होता है तो क्या कहा जाता है, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। भैया MP बोर्ड UP बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ एग्जाम्पल रट लेना इसको एकदम पक्के से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन को। नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन को यहाँ पे आके पढ़ लेते हैं हम, जिसमें हमें पढ़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। भैया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन, हिंदी में क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण, और इसे कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपचयन। और इसे कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन निकल गया तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकल के भाग जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आके जुड़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। सेम ऐसा ही रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया भैया, हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है, कॉपर में आके ये ऑक्सीजन जुड़ गया भैया, जुड़ गया तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। सेम यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी कि इसका हो गया अपचयन। तो इस तरीके से ऐसा कुछ आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन हो जाती है। अब जब हम केमिकल रिएक्शन ऐसा कोई सा पढ़ लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी अवेलेबल हो, जिसमें रिडक्शन भी अवेलेबल हो, जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन में आके ऑक्सीजन प्लस हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा भैया ऑक्सीडेशन। तो अगर दोनों रिएक्शन पाया जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और उसके साथ साथ में क्या, उसके साथ साथ में रिडक्शन, तो उसे क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन
कहा जाएगा। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन तक की तो बात ठीक थी, लेकिन इसके आगे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाली बात है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाएगा? सब्सटेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को ऐड कर ले या जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दैट विच रिड्यूस इटसेल्फ, या जो खुद का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा, उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। जो ऑक्सीजन देगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा, उसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ऐसे है रिड्यूसिंग एजेंट में। यहाँ पे जैसे आप आके समझ भी लो, है ना, सीधे सीधे बात अपन कर लेते हैं क्लियर। इस एग्जांपल को देखो, तो इस एग्जांपल में देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या कह रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसको ऑक्सीजन आके क्या होगा? मिल गया, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, और इससे ऑक्सीजन आके क्या हो गया? जुड़ गया, तो इसे क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बन गया, सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे या फिर जो ऑक्सीजन ले उसे क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये हमने समझ लिया। और अब इनके क्या कर लेते हैं? डेली लाइफ एग्जाम्पल कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भैया हम चिप्स खरीदने गए और चिप्स का पैकेट खरीदा, तो उसके अंदर से 5 चिप्स ही निकले पैकेट, तो इतना फूला फूला था, है ना। पैकेट जो चिप्स का तो था वो बहुत ही फूला फूला था, एकदम लग रहा था कि 1.5 किलो चिप्स आ गए उस पैकेट में। लेकिन जब उनने खोला तो पता चला कि उसमें कितने चिप्स हैं? केवल 5 चिप्स ही निकले। तो भैया ये केवल इस कारण से होता है कि उसमें पाई जाती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है ये भी समझ लो। रेंसिडिटी को हिंदी में बोला जाता है भैया विकृत गंधिता, है ना। जो भी खाने पीने का सब्सटेंस होता है जिसमें ऑयल या फैट पाया जाता है, उसको जब हम रख देते हैं कुछ समय के लिए, धीरे धीरे उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज होने लगता है, खाने पीने लायक वो बचता ही नहीं है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता कहा जाता है। तो यही कारण होता है भैया, जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है उसमें पाया जाता है भैया, जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके चिप्स को कर देता है खराब, क्योंकि चिप्स भैया तली हुई होती किसमें? ऑयल में। तो इस कारण से उसमें ऑक्सीजन को हटा करके क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को हटा करके उसमें भर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस। और ये भैया नाइट्रोजन गैस के पैसे रहते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं बनाते चिप्स के पैकेट वाले। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे। पता चले आज चिप्स कंपनी में पैक हुआ और 10 दिन बाद कंपनी से आया थोड़ा मेन मार्केट में, मेन मार्केट से छोटे वाले मार्केट में पहुंचा तो वो चिप्स हो गई ख़राब। अब ख़राब हो गई तो आप तो खरीदोगे नहीं, है ना। इस कारण से उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कम रिएक्टिव होती है। कम रिएक्टिव होने के कारण क्या किया जाता है? वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह पाती है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस भर के फ्लश कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी तरीके हैं रेंसिडिटी से बचने के, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाए, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया जाए, और एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाए, या हम फ्रीज कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें। अगला जो है डेली लाइफ एग्जांपल है ना ऑक्सीडेशन का, वो है कोरोजन, है ना। कोई भी हम मेटल ले लेते हैं तो वो मेटल अगर रखा रहता है धूप पानी, है ना, एसिड, इन सब के कांटेक्ट में, तो धीरे धीरे जो उसका ऊपरी सरफेस होता है ना वो हो जाता है वीक, है ना। उसकी ऊपरी सरफेस धीरे धीरे क्या हो जाती है? वीक, कमज़ोर हो जाती है। तो ऊपरी परत, फिर उसके बाद उससे नीचे की परत, उसके बाद उसके नीचे की परत, इस तरीके से पूरा का पूरा मेटल क्या हो जाता है? काम का बचता ही नहीं है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। जैसे लोहे को अगर आप धूप पानी बारिश में एसिड में सबने रख दोगे तो उसकी ऊपरी परत हो जाएगी भूरी भूरी, यानी कि उसकी ऊपरी परत में भूरा पदार्थ जम जाएगा, और इसे ही क्या कहा जाता है? कहा जाता है रस्ट, यानी कि जंग कहा जाता है। और इस तरीके से क्या होता है? वो मेटल क्या होता था, यानी कि आयरन जो होता है वो ख़राब होने लगता है। सेम इसी तरीके से जो हम पीतल का बर्तन देखते हैं, पीतल पे ग्रीन कलर का जो है रस्ट जमा हो जाता है, और सेम इसी तरीके से अगर चांदी की बात करें, सिल्वर पे की, तो उस पर ब्लैक कलर का जम जाता है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि हम उसको पेंट कर दें, उसका ग्रीसिंग कर दें, ग्रीस लगा दें, उसका गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से उसके ऊपर एक परत चढ़ा दें, जिसके कारण से उसका कोरोजन ना हो पाए।
ठीक है। अब बस ये जो अगला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये है तो ऐसे सेकेंड चैप्टर का, लेकिन पढ़ लो जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं साल्ट और वाटर बनता है, यानी कि एसिड को बेस कैंसिल कर देता है, बेस को एसिड कैंसिल कर देता है, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो भैया इस तरीके से ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके थोड़ा सा फास्ट रिवीजन आपको करा ही दिया मैंने, और इसके 20 क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे डिस्कस, जब तक कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते भी रहे हैं ना साथ साथ में। बोर्ड एग्जामिनेशन एमपी बोर्ड की डेट तो आ गई भैया, 12 फरवरी से 31 मार्च तक आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ इधर सीबीएसई में ही चल रहा है, उसमें तो पहले से ही आपका अब भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, लास्ट नवंबर है ना, स्टार्टिंग दिसंबर में। तो लग जाओ पढ़ाई में, करते हैं ऐसे ही कंटिन्यू, हम लेक्चर्स को अपने पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी करवा देना। ठीक है, धन्यवाद।